सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, पतझड़ बसंत में बदल ही जाता है। सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, पतझड़ बसंत में बदल ही जाता है। मेरे मन मुसीबत में हिम्मत मत हारना, समय कैसा भी हो बदल ही जाता है। समय कैसा भी हो बदल ही जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल महाकौशल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज बाल विकास के 15 रामबाण प्रश्नों की सीरीज को हल करने वाले हैं। जैसे कि हमने 3 क्लास हम देखा था, 3 क्लास हमारी हो चुकी हैं। आज हमारी चौथी क्लास है। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। जैसा कि पहला प्रश्न में दिख रहा होगा कि विकास विभिन्न पहलुओं की मंदता से जुड़ी, यानी कौन सी जो है विकास के विभिन्न पहलुओं में मंदता से जुड़ी है। देखिए, एक बुद्धि है जो कि विकास की मंदता से जुड़ी हुई है। आपको पता है कि किसी बच्चे में विकास जो वो मंद गति से तब होगा जब उस बच्चे में बुद्धि किस प्रकार की होगी, मंद बुद्धि होगी। अगर बालक में तीव्र बुद्धि है तो उसका विकास भी कैसा होता है, तीव्र है। अब विकास से तात्पर्य किसी एक विशेष पक्ष को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, चाहे शारीरिक पक्ष हो, मानसिक विकास हो, या सामाजिक विकास हो, या नैतिक विकास हो। हम अगर बात करेंगे तो उसका संपूर्ण विकास, अगर उच्च बुद्धि है बालक में तो उसका विकास भी तीव्रता से होगा, और बालक में अगर मंद बुद्धि है तो उसका विकास भी मंद गति से होगा। तो मंद बुद्धि जो है, चौथा आंसर होगा, चौथा ऑप्शन। मंद बुद्धि जो है वो विकास के मंदता वाले पहलू से जुड़ी हुई है। करेक्ट सभी लोगों को? तो ये चारों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मध्यम बुद्धि, उच्च बुद्धि, मंद बुद्धि और कोई बुद्धि नहीं। तो कोई बुद्धि वाला प्राणी तो है नहीं, बुद्धि सब में होती है, या तो वो मूर्ख होता है या जड़ बुद्धि का होता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे। हम चारों ऑप्शन का एनालिसिस करते जा रहे हैं, कंप्लीट तरीके से पूरी क्लास हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है? बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे को जो सीखना है वह निम्नानुसार आंकना चाहिए। गतिविधियों के माध्यम से उनके परीक्षा परिणामों के अंकों से बच्चे की योग्यता, रुचि, क्षमता और पिछले अनुभव के अनुसार, और अगला दिया है बच्चे के पिछले अनुभव के अनुसार। तो आपको पता होना चाहिए, अगर हमें बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे ने जो कुछ सीखा, अगर हम उसको आकलन करना हो उसका, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि बच्चे की योग्यता, उसकी रुचि, उसकी क्षमता और उसके पिछले जो अनुभव, उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, उसको आंक सकते हैं कि बच्चे ने कितना शिक्षा ग्रहण किया है, या बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा क्या चाहता है, किस प्रकार से पढ़ना चाहता है, वो हम बच्चे की क्षमता, बच्चे की योग्यता के अनुसार ऐसा कर सकते हैं। तो यह आकलन ऑप्शन नंबर 3 के अनुसार होगा। क्लियर सभी लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूं कि बाल केंद्रित शिक्षा, आपको पता, बाल केंद्रित शिक्षा में भारत में सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा वो गिजू भाई का रहा। आप सभी ने D.Ed. B.Ed. में पढ़ा होगा, गिजू भाई। और बाल केंद्रित शिक्षा कब से लागू हुई? 1 अप्रैल 2010 से, यानी निःशुल्क जो बाल शिक्षा अधिकार का अधिनियम था 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। उसी समय ये बाल केंद्रित शिक्षा भी उसी में इंक्लूड थी, यानी जो भी शिक्षा प्रदान करनी है हमें बालक को केंद्र में रख कर के करनी है। यानी बाल केंद्रित शिक्षा में भारत में अगर सबसे ज़्यादा योगदान अगर माना जाएगा तो गिजू भाई का माना जाएगा। क्लियर है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 3 की ओर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। बाल केंद्रित शिक्षा में आमतौर पर निम्न शामिल होता है: तुरंत या मौके पर मूल्यांकन, कोई मूल्यांकन नहीं, अधिक योगात्मक मूल्यांकन, अधिक रचनात्मक मूल्यांकन। तो पहली चीज़ तो मैं इसका आंसर बता दूं कि बाल केंद्रित शिक्षा में आमतौर पर शामिल होता है रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, इसका आंसर होगा चौथा ऑप्शन। अब देखेंगे मूल्यांकन यानी CCE, आपको इसके बारे में पढ़ाया गया था। तो CCE कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है FA और एक होता है क्या, SA। FA का मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, और SA का मतलब होता है क्या होता है, समेटिव असेसमेंट। यानी 2 प्रकार का मूल्यांकन होता है। ठीक है, एक होता है प्रारंभिक मूल्यांकन और एक होता है योगात्मक मूल्यांकन। तो इसके बारे में भी आप लोग कंप्लीट जानकारी पढ़ चुके हैं और सब लोगों को मूल्यांकन के बारे में पता भी होगा।
ठीक है। इसके बाद बीच बीच में मैं क्लास भी आप लोगों को देते रहूँगा, मूल्यांकन संबंधी और भी अन्य टॉपिक से, वो भी देखते जाइए। लेकिन ये रामबाण के जो 15 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, इसको बिल्कुल देखना ना भूलना, इसको ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। वेरी मोस्ट क्लास से हम लोगों की। प्रश्न चौथा देखेंगे, प्रश्न चौथा में क्या है, निम्न में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। अब प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता बताना है। हमने दो प्रकार की शिक्षा पढ़ा, प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है। तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक किसे माने जाते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। और इसका आंसर, तो निर्देश केवल निर्धारित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होते हैं, उन विषयों पर नम्रता जो छात्र सीखना चाहते हैं, जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना चाहिए, परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने पर जोर देना चाहिए। तो प्रगतिशील शिक्षा हमेशा उसका लक्ष्य होता है जीवन पर्यंत अधिगम, प्रगति मतलब लगातार चलते रहना, यानी जीवन पर्यंत, और सामाजिक कौशल पर जोर देना। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि पाठ्य पुस्तक पर आधारित हो गया, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी बना दिया, ये भी नहीं हो सकता, और अच्छे अंक लाना ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा, तीसरा ऑप्शन। लेकिन अब आपको पता नहीं प्रगतिशील के जनक कौन है, तो सभी लोगों को पता हो गया, जॉन डीवी, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है, जॉन डीवी। अब देखेंगे प्रगतिशील शिक्षा के उदाहरण, कुछ उदाहरण भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए मॉन्टेसरी शिक्षा, सभी लोगों ने पढ़ा होगा मॉन्टेसरी, ठीक है, शिक्षा। और इसके बाद मानवतावादी शिक्षा, ठीक है, और एक है संरचनावादी शिक्षा। तो ये जो तीनों हैं, संरचनावादी, मानवतावादी और मॉन्टेसरी, किसके उदाहरण है, प्रगतिशील शिक्षा। अच्छा मैडम मॉन्टेसरी, ठीक है, कहाँ की वैज्ञानिक थी, तो आपको पता होना चाहिए इटालियन, यानी इटली। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, कभी कभी पूछ लेता मॉन्टेसरी का संबंध किस देश से था, तो इटली से था। क्लियर है दोस्तों। प्रश्न 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रश्न 5, परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस इज मैच्योर्ड बाय, प्रदर्शन बुद्धि को निम्न के द्वारा मापा जाता है। अब बुद्धि के बारे में आप लोगों को बताया जा चुका है, इसका करेक्ट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, चित्र व्यवस्था, ठीक है। अगर हमें किसी की परफॉर्मेंस देखनी है तो किसके द्वारा मापेंगे, उसको मेजर किसके द्वारा करेंगे, तो उसको करेंगे चित्र व्यवस्था के द्वारा, ठीक है सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 6, एक चीज़ को समझने के रूप में, ठीक है, सॉरी थोड़ा क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या, समग्रता, एक चीज़ को समग्रता के रूप में अध्ययन से सीखा जा सकता है, यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है। यानी किसी चीज़ को एक समग्रता यानी पूर्णता के रूप में अध्ययन करके सीखना कौन से सिद्धांत पर आधारित है, तो ये तो आप सभी को पता हो गया, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। ये चौथा है क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन, क्लासिकल कंडीशनिंग किसके द्वारा दिया गया ये सिद्धांत, तो आप सभी को पता हो गया होगा, पावलोव के द्वारा दिया गया। और पावलोव के बारे में भी सब लोगों को जानकारी होगी कि पावलोव को, ठीक है, क्या 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला, क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार, ठीक है, 1904 में। पावलोव कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो रूस के वैज्ञानिक थे, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल मिला था इस वैज्ञानिक को, ठीक है। तो ये इतनी बात आपको ध्यान रखना। अब देखेंगे प्रयत्न त्रुटि विधि, प्रयत्न त्रुटि विधि यानी इससे संबंधित सिद्धांत भी, प्रयत्न एवं त्रुटि व प्रयास का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, ठीक है। और इन्होंने 3 नियम भी दिए, तत्परता का नियम, ठीक है, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, या उसे संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। तो ये थॉर्नडाइक से संबंधित था। इसके बाद देखेंगे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बीएफ स्किनर से संबंधी, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, ठीक है, बीएफ स्किनर। तो ये चारों ऑप्शन के बारे में आप लोगों को जानकारी हो चुकी है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। शब्द सामंजस्य इससे संबंधी है, बहुत ही सिंपल है। सामंजस्य किस, कौन सा व्यक्ति से, किस शब्द से संबंधी है, तो व्यक्तित्व से संबंधी है, ठीक है। अच्छा व्यक्तित्व का व्यक्ति सामंजस्य स्थापित कर सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, सामंजस्य शब्द किससे संबंधी है, तो व्यक्तित्व से संबंधित, इसका करेक्ट आंसर। मनोवृत्ति, बुद्धि, प्रेरणा इनसे संबंधित इसका बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्न 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति लिंग के आधार पर उस व्यक्ति के
खिलाफ पूर्वाग्रह पक्षपात होता है। यानी देखना भेदभाव होता है यहाँ पर लिंग के आधार पर। तो वो कौन सा भेदभाव भाई, किस प्रकार का भेदभाव है? तो इसका तो सभी को आंसर सिंपल है, समझ में आ गया होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? लैंगिक भेदभाव, क्योंकि व्यक्ति के लिंग के आधार पर बोला, यानी पुरुष और स्त्री। ठीक है, तो ये जेंडर बायस हो गया। लेकिन आपको ये भी तो समझना है, लैंगिक रूढ़िबद्धता क्या, जेंडर स्टीरियोटाइप आपको पता होनी चाहिए। किसी समाज या किसी समूह द्वारा किसी जाति या धर्म के बारे में, ठीक है, लोगों में एक पारंपरिक रूप से एक कहना चाहिए रूढ़िबद्धता मौजूद होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो रूढ़िबद्धता है या इस प्रकार से संबंधी जो भेदभाव किया जाता है धर्म जाति के आधार पर, उससे लैंगिक रूढ़िबद्धता कहते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप। तीसरा, लैंगिक पहचान, जेंडर आइडेंटिटी। ये तो देखिए 3 प्रकार से है, यानी एक मेल यानी पुरुष, फीमेल यानी स्त्री, और एक किन्नर, आप समझते हैं थर्ड जेंडर बोलते हैं जिसको। ये 3 प्रकार से ये जो है इसमें भेदभाव होता है कि ये नारी है यानी स्त्री है, ये पुरुष है, ये किन्नर है। तो ये 3 प्रकार से आप लोग ध्यान रखेंगे, थर्ड जेंडर। ठीक है, इसके बाद चौथा लैंगिक मुद्दा यानी जेंडर मुद्दा। तो ये किसी जेंडर विशेष को लेकर के, जैसे महिला, ठीक है, महिला या स्त्रियों की प्राचीन समय में देखना कोई सम्मान नहीं हुआ करता था, केवल उन्हें कहना चाहिए घरों के अंदर रखा जाता था, उन्हें उपभोग की वस्तु माना जाता था। लेकिन आज के बदलते आधुनिक समाज में स्त्रियों का बहुत अच्छा स्थान है, मान सम्मान भी दिया जा रहा है, प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की, ठीक है, भागीदारी भी देखी गई है और उनका उत्साह भी देखा गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 8 आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 में दिया गया है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी स्टेप्स कान में है। ठीक है, तो कहाँ पर है? कान में, बीच में है, मिडिल में, सबको पता है। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो आपको पता होनी चाहिए फीमर है। ठीक है, फीमर है, और कहाँ पर है? तो हमारे जांघ पे है। बहुत ही मजबूत हड्डी मानी जाती है और सबसे बड़ी हड्डी। और सबसे छोटी हड्डी तो वही स्टेपीज है या स्टेप्स है। ठीक है, क्या है? स्टेप्स, सॉरी, क्या है? स्टेप्स, जो कि कान में है। और कान की भी सबसे छोटी हड्डी है और पूरे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। बचपन में शैशवावस्था में हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती थी? 306। लेकिन जैसे ही हम वयस्क होते हैं, एडल्ट होते हैं, तो हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हो जाती हैं? 207। तो ये बात भी आप लोगों को शायद सबको पता होगी, जो साइंस वाला होगा उसको तो पता ही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 10 क्या लिखा है? मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण है। ठीक है, इसका तो पहला मैं आपको बता दूं आंसर, कि इसका आंसर क्या होगा। पहला दिया पहचान बनाम भ्रम, विश्वास बनाम अविश्वास, उदारता बनाम ठहराव, अखंडता बनाम निराशा। तो अखंडता बनाम निराशा इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया? तो आपको पता होना चाहिए इरिक्सन जी ने दी। किसने दिए? इरिक्सन ने दिए। उन्होंने कितने प्रकार के चरणों का, मतलब विकास के कितने चरणों के बारे में बताए हैं? तो 8 चरणों के बारे में बताए हैं। ठीक है, और अखंडता बनाम निराशा ये कितने नंबर का चरण है? 8 नंबर का, सबसे अंतिम नंबर का चरण है। ठीक है, इसके बाद विश्वास बनाम अविश्वास, ये जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है, ये इसका पहला चरण है। क्लियर है? तो फर्स्ट एंड लास्ट 2 चरण आपको पता होने चाहिए नाम। विश्वास बनाम अविश्वास पहला चरण, अखंडता बनाम निराशा आखिरी चरण। प्रश्न क्रमांक 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन को खालिस्तानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे एक निर्धारित समय की अवधि में समान बच्चों के अध्ययन के लिए किस लिए जाना जाता है, किस अध्ययन के रूप में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है कि एक निश्चित समय में समान बच्चों का अध्ययन, ठीक है, समान रूप से किया जाता है एक ही समय में, तो वो कहलाता है अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल। प्रश्न क्रमांक 12 देखेंगे। क्या प्रश्न क्रमांक 12? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रहणशील परामर्श दृष्टिकोण इलेक्ट्रिक काउंसलिंग अप्रोच की सीमा है? तो इस परामर्श दृष्टिकोण की गत्यात्मक विशेषता को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक कुशल परामर्शदाताओं की आवश्यकता होती है। दूसरा, परामर्श का अधिक सुविधाजनक दृष्टिकोण। तीसरा, अत्यधिक प्रभावी और व्यवहारिक दृष्टिकोण। चौथा, परामर्श के अधिक लक्ष्य और समन्वित दृष्टिकोण। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मैं बता दूं, पहला होगा। क्या हो जाएगा?
इस परामर्श दृष्टिकोण की गत्यात्मक विशेषता को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक कुशल परामर्शदाताओं की आवश्यकता होती है। अब आपने पढ़ा होगा कि कितने प्रकार का होता है परामर्श, तो 3 प्रकार का होता है, निर्देशात्मक परामर्श, अनिर्देशात्मक परामर्श और समन्वित परामर्श। 3 प्रकार के परामर्श होते हैं, जिसमें से निर्देशात्मक परामर्श के जनक 1990 में विलियमसन को माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाएगा? विलियमसन को। और परामर्शदाता यानी जो परामर्श देता है उसको क्या कहा जाता है? काउंसलर कहा जाता है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न 13 देखते हैं क्या कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिससे कि शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का मार्गदर्शन कर सकते हैं? अब हमको बताना है क्या अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य देना, अधिक परीक्षण देना, सहयोग और सुझाव देना, अधिक गृह कार्य देना। सिंपल है, तीसरा नंबर ऑप्शन, सहयोग और सुझाव देना। आप क्या बताइए, हम विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का मार्गदर्शन चुनौतीपूर्ण कार्य देकर करेंगे? नहीं। क्या अधिक परीक्षण देना पड़ेगा? नहीं। गृह कार्य देंगे? नहीं। सहयोग और सुझाव देंगे, क्योंकि विशेष आवश्यकता से मतलब यहाँ पर है विकलांग बच्चों का। ठीक है, विकलांग या तो हम बहुत ही सम्मानजनक शब्दों में कहें तो दिव्यांग। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में निम्नतम क्रम की आवश्यकताओं का एक उदाहरण है? बहुत ही सिंपल है। आपने पढ़ा होगा कि मास्लो के द्वारा कितनी प्रकार की आवश्यकताओं के बारे में जिक्र किया गया? 5 प्रकार की आवश्यकताओं के बारे में जिक्र किया गया। इस प्रकार से मास्लो एक पिरामिड के द्वारा बताए हैं। ठीक है, 5 प्रकार की आवश्यकताओं के बारे में। सबसे पहली जो आवश्यकता है वो है किसकी आवश्यकता? दैहिक आवश्यकता। ठीक है, दैहिक आवश्यकता में उन्होंने बताया भूख, प्यास, सेक्स और निद्रा यानी नींद। ये व्यक्ति की दैहिक आवश्यकता है, जन्मजात आवश्यकता है। इसके बाद दूसरी जो आवश्यकता है, ठीक है, वो क्या है? सुरक्षा की आवश्यकता। ठीक है, सुरक्षा की आवश्यकता में व्यक्ति को चाहिए कपड़े और चाहिए आवास, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए आवास। ठीक है, इसके बाद तीसरी चर्चा करेंगे हम लोग सामाजिक आवश्यकता या समाज की आवश्यकता। समाज की आवश्यकता क्यों चाहिए उसको? प्रेम के लिए, स्नेह के लिए और किसके लिए? प्यार के लिए। ठीक है, तो ये उसको चाहिए, तीसरी है। चौथी जो अवस्था है उसकी किसके लिए? सम्मान। व्यक्ति को समाज में मान सम्मान मिलना चाहिए, मान प्रतिष्ठा मिले, लोग उसकी इज्जत करें। ये इसकी क्या है? चौथी अवस्था। ठीक है, पहली हो गई दैहिक अवस्था, दूसरी सुरक्षा अवस्था, तीसरी क्या हो गई? समाज की आवश्यकता, चौथी सम्मान की, और 5वां है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। इस प्रकार से अपनी पिरामिड में 5 प्रकार की आवश्यकताओं के बारे में मास्लो जी ने समझाने का प्रयास किया कि व्यक्ति का जो विकास का क्रम है या व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वो इस क्रम में जाती हैं। तो पहली जो 2 आवश्यकताएं हैं सुरक्षा और ये निम्न स्तर की आवश्यकताएं हैं, और ऊपर की 3 आवश्यकताएं जो हैं यानी समाज, सम्मान और आत्मसिद्धि, ये उच्च स्तर की आवश्यकताएं हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न 15 है जो कि आज का सबसे लास्ट प्रश्न है। बाल विकास के रामबाण प्रश्न, सीटेट, एमपीटेट, रीट, यूपीटेट किसी भी राज्य की शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु वेरी मोस्ट निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग यातायात के माध्यम से नेविगेट करने की कोशिश करने का समय किया जाएगा? सभी लोगों को इसका अर्थ पता होगा। इसका अर्थ है स्थानिक बुद्धि। क्लियर है? क्या होगा? स्थानिक बुद्धि होगा, क्योंकि प्रकृतिवादी बुद्धि में लोग प्रकृति के बारे में सोचते हैं, बाहर जो पर्यावरण है उसमें जो शक्तियाँ मौजूद है, वहाँ पे जो कारक हैं, भौतिक कारक, उनके बारे में सोचता समझता है। वैसी बुद्धि को कहा जाता है प्रकृतिवादी बुद्धि। ये भगवान पे भरोसा नहीं होता प्रकृतिवादी बुद्धि वालों को। स्थानिक बुद्धि आपको पता हो गया, अंतर व्यक्तित्व, जो अपनी अंतर आत्मा,
ठीक है, जो अपने अंदर गहन विचार गंभीरता से सोचता है समझता है, उस प्रकार वाले इंसान की जो बुद्धि होती है उसे अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि कहते हैं। भावनात्मक बुद्धि जो भावनाओं पे यानी किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अपनी भावना प्रकट करे, ठीक है, वो भावनात्मक बुद्धि कहलाती है। तो इस प्रकार से आज हमने 15 क्वेश्चन कर लिए। दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। अगर मैं आप लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा हूँ तो आपको शेयर जरूर करना है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ऑल बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम जो चैनल है मेरा महाकौशल क्लासेस मंडला, उसको सर्च कर लेना, अवश्य ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैंने PDF फाइल को अपलोड करता हूँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।